हेलो साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की, जहां से आपको निश्चित ही एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो कंप्लीट जरूर देखना। तो शुरू करते हैं साथियों प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल वाष्प की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। साथियों, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उसमें साथियों विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, जिसमें जल वाष्प का प्रतिशत 80 से 90% होता है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप कहेंगे बेरन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कल्याण सिंह रावत का संबंध मुख्य रूप से किस आंदोलन से है। कल्याण सिंह रावत, तो भाई इनका संबंध है मैती आंदोलन से, जो कर्नाटक राज्य में हुआ था। इसमें दूल्हे को दुल्हन के मायके में वृक्ष लगाना होता था। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध किस आंदोलन से है, बताइएगा चिपको आंदोलन से। मेधा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। पांडुरंग हेगड़े का संबंध किस आंदोलन से है, बताएंगे एपीको आंदोलन से। क्लियर हुआ ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। भाई वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तेज हवाओं के द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। तेज हवाओं के द्वारा, तो देखिए साथियों जो बलुई मिट्टी होती है इसमें क्या है, बालू अर्थात रेत की अधिक मात्रा होती है। इसलिए साथियों जब तेज हवा आती है तो इस बालू मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जमा होते जाते हैं। तो हम कह सकते हैं यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, तो आप बताएंगे काली मिट्टी, जिसे हम रेगुल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। साथियों यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि साथियों राजस्थान में है। और साथियों इसमें प्रतिवर्ष साइबेरियन सारस प्रजनन के लिए आते हैं, इसलिए साथियों से पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है, असम में है। यदि आपसे पूछा जाए एशियाई बब्बर शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर है, गुजरात में है। यदि आपसे पूछा जाए तितलियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, जो कर्नाटक में है। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको ऐसे ही साथियों प्रैक्टिस करनी है यदि आपको सिलेक्शन लेना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं यदि आप मेरे सारे वीडियो देखते हैं तो निश्चित ही आपको साथियों सफलता मिलने के चांस हैं। ठीक है, चलिए यहां पर प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है पपीता में प्रमुख विटामिन कौन सा होता है। तो भाई पपीता में प्रमुख विटामिन होता है विटामिन ए। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए आंवला में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप कहेंगे विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप कहेंगे स्कर्वी रोग होता है। यदि आपसे पूछा जाए रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो आप कहेंगे विटामिन के। क्लियर। चलिए भाई इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ग 3 के नोट्स और प्रैक्टिस सेट के लिए अब आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप पारस फ्री एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला कौन थी। ध्यान रखिएगा
प्रथम भारतीय दिव्यांग महिला की बात की गई है। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, बछेंद्री पाल को बता देंगे और आंसर क्या है आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि केवल आपसे इतना पूछा जाए एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो बताइएगा बछेंद्री पाल। लेकिन जब पहली दिव्यांग भारतीय महिला की बात की जाए तो बताइएगा अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। आप सभी जानते हैं जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,848 मीटर है, ठीक है। और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है। देखिए भाई, जो हमारी पृथ्वी है इस पर क्या है, विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, जो कि साथियों मौसम, विभिन्न प्रकार के मौसम और जलवायु परिवर्तन, तापमान और अन्य वजह से क्या है, धीरे धीरे क्या है, टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होने लगती हैं। तो भाई इसे कहा जाता है अपक्षय। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती हैं। बताएं आप लोग, चाहे वो कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो भाई, उसमें जो भी प्रजातियां रहेंगी वो क्या है, सभी खाद्य जाल में जुड़ी होती हैं। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 पर। पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है। देखिए भाई, जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनमें क्या है, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा भी कहते हैं। इनसे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है और क्या है, वाष्प उत्सर्जन होता है, जिसकी वजह से पौधे क्या है, अपने जो तापमान है उसको क्या है, मतलब अनुकूलन बनाए रखते हैं या तापमान को वो कम कर सकते हैं यदि तापमान अधिक है तो यहां पर राइट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। बताएं आप लोग, जो कोयला है वह किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। देखिए भाई, आप सभी जानते हैं कि जो कोयला है इसका निर्माण मुख्य रूप से क्या है, पौधे और मलबे के जीवाश्मों से होता है ना, बहुत लंबा समय लगता है। और जो अवसादी चट्टानें हैं इनमें क्या है, जीवाश्म पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कोयला अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। एक बात आप लोग ध्यान रखना, यहां पर छात्र बहुत कंफ्यूज होते हैं। अवसादी चट्टानों या अवसादी सेल को परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। तो यदि एग्जाम में आपको अवसादी की जगह पर परतदार चट्टान देखने को मिले तो आपको इसी पर टिक कर देना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता किसके साथ है। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता, तो भैया जो हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। आप कहोगे कैसे है भाई, जब कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हमारे जब बॉडी के अंदर जाती है और हीमोग्लोबिन से क्रिया करती है तो हीमोग्लोबिन की क्या है, ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन की क्या है, कमी होने लगती है और हमारा क्या है, दम घुटने लगता है। इसलिए भाई कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। बिल्कुल मैंने आपको फैक्ट के साथ बता दिया है। ऑप्शन भी यहां पर राइट आंसर होगा। क्या कहा जाता है इसे, दम घोटू गैस कहा जाता है, ठीक है। आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है, तो आप बताएंगे 78.08% है।
ऑक्सीजन का कितना है 20.95 या फिर 21% आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको भाई याद करना है। बिल्कुल आप याद मत करिए, वीडियो देखते रहिए बिल्कुल फ्री माइंड से, आपके दिमाग में सब कुछ कैप्चर होता जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए भाई, जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है उसका नाम है नेक्स ओलंपिया, जो कहां पर है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये है मंगल ग्रह पर। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे गुरु शिखर। ठीक है, और भैया ये बता ही चुका हूं, माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? बताएं आप लोग, करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, क्षोभ मंडल को। क्योंकि भाई जो क्षोभ मंडल है इसमें संवहन धाराएं इसी मंडल तक सीमित रहती हैं, इसलिए इसको संवहन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए मौसम संबंधी घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, बादलों का गरजना, एक सब कहां पर होता है? तो भैया ये सभी क्षोभ मंडल में होता है। पूछा जाए वायुयान किस परत में उड़ना पसंद करते हैं, तो आप बताएंगे समताप मंडल में। ठीक है, पूछा जाए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो आप बताएंगे मध्य मंडल। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सा विषमपोषी जीव है? बताएं आप लोग, विषमपोषी जीव क्या है भाई? विषमपोषी जीव ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे यहां पर हम बात करें कवक की, ये विषमपोषी जीव है। आप कहोगे कैसे? क्योंकि भाई ये भोजन अपना स्वयं नहीं बनाता है बल्कि यह सड़े गले जो पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, उनका क्या है अपघटन करता है। अर्थात यहां पर राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए इसके बाद लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, IUCN द्वारा रेड डाटा सूची किस वर्ष से जारी किया जा रहा है? देखिए भाई, सबसे पहली बात तो IUCN की स्थापना कब हुई थी, तो आप बताएंगे 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, और इसके द्वारा भाई वर्ष 1963 से रेड डाटा बुक सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। जो रेड डाटा बुक है भैया, इसमें क्या है, जो विलुप्त प्राय जीव जंतु हैं उनका वर्णन किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए अगला है, पादप अर्थात पौधों में जनन भाग कौन सा होता है? देखिए भाई, जो पौधे होते हैं इनमें मुख्य रूप से जो जनन भाग होता है वह पुष्प होता है। ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए भाई, इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? बताएं आप लोग। तो भैया हाथियों के लिए कौन फेमस है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। भैया ये कहां पर है? तो आप कहेंगे भैया ये केरल में। ठीक है, चंद्रप्रभा कहां पर है? यूपी में है। इस तरह से आपको सभी पता होने ही चाहिए। चलिए इसके बाद लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, जहां ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें कौन से वन कहते हैं? देखिए भाई, ऐसे वन जो एक निश्चित मौसम में या एक निश्चित ऋतु में अपने पत्तों का त्याग कर देते हैं या उनसे पत्ते झड़ जाते हैं उनको कहा जाता है पर्णपाती वन। और पर्णपाती वन को भैया मानसूनी वन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
बात करें हमारे भारत देश की, तो भारत देश में सबसे अधिक पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें इसके अंतर्गत साल, सागौन, पीपल, शीशम, नीम, ये क्या है भाई, पर्णपाती वन के ही एग्जाम्पल हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भैया फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कर दो भाई, ठीक है। बहुत अच्छी बात है यदि आप शेयर करते हैं तो। निम्नलिखित में से ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है। यहां पर ये कहा गया है जो ज्वालामुखी का ये मुख होता है कप के आकार का, जहां से क्या है उद्गार होता है, ठीक है। इस मुख को क्या कहा जाता है, तो भैया इसे कहा जाता है क्रेटर। ऑप्शन ए यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब नर्मदा घाटी बताना है किसका एक एग्जाम्पल है। तो भैया जो नर्मदा घाटी है यह एक भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। और यह मध्य प्रदेश की क्या है, सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है, जिसमें से बात करें हम एमपी में तो ओनली 1077 किलोमीटर इसकी एमपी में लंबाई है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।